तारीख हम देखते हैं तो 1840 से कबल यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, छोटी शाही रियासतें, जैसे उंजा की स्टेट थी, नगर की स्टेट थी, कुनियाल के अंदर आजगी थी, गिलगित के अंदर थी, दियामर के इलाके थे। इसी तरह हम देखते हैं तो छोटी सी रियासत दस्तौर की भी, इसी तो वहां भी बादशाह बैठता था। तो इस तरह की छोटी छोटी पेटी स्टेट्स थी। फिर 1840 के अंदर हम देखते हैं तो सबसे पहले पंजाब से महाराजा था वहां का, उसके दौर के अंदर हमले शुरू हो गए। सिख डायनेस्टी थी रंजीत सिंह की, उन्होंने पहले बल्तिस्तान फतह किया, फिर उसके बाद हम देखते हैं तो दस्तौर फतह किया, बोंजी तक आ गए। फिर गिलगित के इस इलाके के अंदर आते हैं तो उस दौर के अंदर हमें गौहरमान की शक्ल में रेजिस्टेंस हमें मिलती है। यासीन का जो हुक्मरान था गौहरमान, उन्होंने भूप सिंह पड़ी के अंदर जो शिकस्त दिया, बड़ी मतलब उन्होंने जंगे की हमारे लोगों ने फॉरेन रेजिस्टेंस के खिलाफ। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो आज गंदुम की मूवमेंट है, ये कोई नई अलग से मूवमेंट नहीं है, ये इस इलाके की इंडिजीनियस लोगों की डीएनए के अंदर ये शामिल है। ये स्ट्रगल वहां से हमें नजर आती है जो बाहर की ऑक्यूपेशन के खिलाफ हमारे लोगों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने जदोजहद की थी। लेकिन बदकिस्मती से ये हमारी तारीख से ये चीजें नवाबादियाती निजाम के अंदर, ये हमारे माइंड से, हमारी किताबों से, तारीख से ये चीजें गायब हो गई है। तो लिहाजा हमें तारीख समझने की जरूरत है। ये जो मूवमेंट चल रही है इसको सेपरेट हम नहीं देख सकते हैं। तो तारीख के अंदर देखते हैं तो गौहरमान के दौर के अंदर रेजिस्टेंस हमें नजर आती है। उस दौर के अंदर पंजाब की जो खालिसा, जो आपके जमीन आज खालिसा करार दे रहे हैं, उस दौर के अंदर उन्होंने एक्यूपाई किया था, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं तो अगर सेटल इलाके आपके कौन से माने जाते हैं, बल्तिस्तान आपका सेटल इलाका माना जाता है, गिलगित है, अस्तौर है, जबकि हुंजा नगर और गेजर, दियामर ये अनसेटल इलाकों के अंदर आते हैं। तो एक रेजिस्टेंस तारीख के उस मोड के अंदर गौहरमान के दौर के अंदर हमें नजर आती है। फिर गौहरमान के मरने के बाद ये रेजिस्टेंस शुरू होती है। लोग रेजिस्टेंस करते हैं, लेकिन हमारे इंडिजीनियस जो उस जमाने के जो लोग थे वो अपनी पावर के लिए जाके कश्मीर दरबार के अंदर चले जाते हैं। बाद में जब ये रंजीत सिंह के मरने के बाद उसकी डायनेस्टी का, उसका जो सक्सेसर था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनकी एक जंग होती है। उस जंग में जब वो डायनेस्टी को शिकस्त हो जाती है, रंजीत सिंह की डायनेस्टी को, तो मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वजूद में आ जाता है, जो हमें जो गुलाब सिंह की, जिसको हम स्टेट कहते हैं, उसके अंदर बड़ी वो मशहूर है कि 75 लाख नाना के शाही के अंदर जब वो स्टेट वो खरीद लेता है तो उसके इलाकों के अंदर वो इलाके भी शामिल होते हैं जो हिली इलाकों की हम जिक्र करते हैं। तो वो मजे की बात यह है कि उस जो गुलाब सिंह से पहले जो महाराजा थे रंजीत सिंह का एक जनरल गिलगित में भी बैठा हुआ था, हम तारीख देखते हैं। तो मजे की बात, जब उसकी डायनेस्टी खत्म हो गई, मॉडर्न कश्मीर स्टेट जब वजूद में आती है, तो यहाँ का जो इधर का जो इनका जनरल बैठा हुआ था वो अपनी वफादारी चेंज करके गुलाब सिंह की एम्पायर के अंदर वो शमूलियत इख्तियार करता है। ये हमें समझनी चाहिए। जिस फलकरमा पेशिया में लिटल ब्लोर स्टेट के अंदर, जिसके अंदर जब हम तारीख की बात करते हैं तो हम बैठे हुए हैं, तो आज कोई और लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कई लोग इन पावर शिफ्ट होती रही है। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट इलाका है, ग्रेट गेम का मरकज भी रहा है ये इलाका। तो हम ये देखते हैं कि जब वो आदमी क्या करता है, रंजीत सिंह की डायनेस्टी के अंदर मतलब उसको शिकस्त होती है, तो फिर गुलाब सिंह के अंदर चला जाता है। तो गुलाब सिंह फिर एक्यूपाई करने के लिए वो हमले शुरू करता है। गुलाब सिंह के दौर के अंदर आपके ये निल्त की वार तो बाद में हो गई, इससे पहले कई मरतबा हुंजा स्टेट के ऊपर, सबसे जो मजबूत स्टेट्स दो हुंजा नगर की थी, हमले करते गए, वो मतलब नाकाम हो गए। फिर एक दौर के अंदर हम देखते हैं तो तारीख के अंदर कई बार उनके अच्छे जर्नल्स, बहुत मतलब उनके कमाल के जर्नल वहां पे उन जंगों में उनको मारे गए हैं। हुंजा नगर के लोगों ने उनको बीट किया, शिकस्त किया, ये रेजिस्टेंस चलती रही। और साथ में फिर हम देखते हैं तो ग्रेजुअली जो एक तारीख का ऐसा मोड़ आया जब ताज बरतानिया ने 1857 के बाद पूरे उसको हिंदुस्तान को जब ऑक्युपाई किया उन्होंने, तो उस दौर के अंदर फिर हमें ये समझने की जरूरत है, हिंदुस्तान पे दो तरह से हुकूमत करते थे। एक जगह पे बराह रास्त हुकूमत करते थे, बाकी 500 जो 60 से ज्यादा जो 62-65 जो स्टेट्स थी, उन स्टेट के बादशाहों को अपने अंडर में लाके उनके जरिए वो हुकूमत करते थे। दो तरह की हुकूमत करते थे। तो जो इसके जो कश्मीर के जो रूलर्स थे, वो भी उनकी वो जो स्टेट थी बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं थी, बल्कि उनके जेर निगरानी थी, उनके सब सर्वेंट थी। उस दौर के अंदर हम देखते हैं तो फिर ये ग्रेट गेम का जो जब चैप्टर जब शुरू हो जाता है, तो जार की जब अफवाज आहिस्ता आहिस्ता
सेंट्रल एशिया के अंदर पेशकदमी शुरू करती है, तो अंग्रेजों को लगता है ब्रिटिश एम्पायर को कि यहाँ से आके हुंजा के राजू के भी चाइना के साथ भी ताल्लुकात थे, रशियंस के साथ भी उनके, जाहिर बात उस दौर के अंदर हमारे लोगों को ये भी समझना चाहिए, सदियों तक हम हमारा जो ये वाला रूट, पाकिस्तान वाला रूट से पहले सदियों तक हमारे लोग कोई दुनिया से कटे हुए लोग नहीं थे। ये सेंट्रल एशिया से ट्रेड करते थे, चाइना से करते थे, मतलब कोई जिस तरह अंग्रेजों ने हमारी जो तारीख लिखी है ना, ये कोई वैशी टाइप के लोग नहीं थे, ये बहुत सिविलाइज थे। हमारी अगर आप देखते हैं तो आज भी हम उनसे ज्यादा हमारे लोग ज्यादा सिविलाइज हैं। अगर हमारे यहाँ पे देखें तो मतलब जिस तरह की खवातीन की एम्पावरमेंट है, या हमारी हारमोनी है, या हमारे डिफरेंसेस है, उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है हमारे लोग बहुत ज्यादा। लेकिन हुआ ये कि जब से नवाबादियाती निजाम अंग्रेजों का शुरू हो गया तो उन्होंने उसी कश्मीर के राजे के साथ मिल के बाकायदा तौर पे कर्नल ड्यूरन ने किताब लिखी है, द मेकिंग ऑफ अ फ्रंटियर, आप पढ़े। उन्होंने फिर सबसे पहले उन्होंने प्लानिंग की, जारी छावट का मर्डर हो गया, उसको भेजा गया था इस इलाके की दरू का पता करे, रस्तू का पता करे, इन लोगों को फोर्ट्स की यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली ये किस तरह इसको इस इलाके को फतह कर सकते हैं। तो उसका फिर हार्वर्ड का कत्ल हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे जिसने ट्राइब ऑफ हिंदुकश लिखा है, बडलफ आया, मुख्तलिफ लोग आए, फिर उन्होंने हमारे इलाके की तमाम तर इन्फॉर्मेशन ली कि कितने फोर्ट हैं, इनकी आर्मी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, इनकी फॉल्ट लाइन्स कौन कौन से हैं, ज्योग्राफिकली ये इलाके किस तरह के स्केटर्ड हैं। ये सारा होमवर्क करने के बाद कर्नल ड्यूरन ने 1891 में, एहसान साहब को बहुत पता है, सुल्तान साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी, इनको बहुत बेहतर पता है, इन्होंने न सिर्फ इन्होंने कश्मीर की फौज को लेके आ गया कर्नल ड्यूरन, उसकी फौज के अंदर हम देखते तो महाराजा की फौज थी, पुनियाल लिवीज भी थे उसके अंदर, अस्तोर का राजा भी था, हमारे पुनियाल का राजा भी उस जंग के अंदर। फिर ये सब मिल के जाके आखिरी जुवार की हुंजा नगर के साथ 1891 के अंदर वो बहुत एक तारीखी एक जंग की, यानी ये कमाल की रेजिस्टेंस की आप अंदाजा लगाएं कि ताज बरतानिया सुपर पावर थी, यानी आज का अमेरिका, यानी अमेरिका के साथ उन्होंने इस तरह की एक सुपर पावर, बरतानिया की सुपर पावर के साथ हुंजा नगर के लोगों ने, वहां के बादशाहों ने जंग की। यानी अब कोई इमेजिन कर सकता है कि अगर हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान बाहर की किसी की मदद के बगैर, मतलब अमेरिका के साथ वो बात करना भी मेरे ख्याल में मुश्किल है। उनकी करेज देखें आप, हमारे इलाके की रेजिस्टेंस की तारीख देखें, तो जो रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है ये कोई खला में नहीं है, ये हमारी कंटिन्यूएशन है उस रेजिस्टेंस की। तो उसके बाद फिर उस जंग के बाद नगर के राजा को ले जाके कश्मीर के अंदर जाके कैद किया गया, कई अरसा वहां पे उसने 11-12 साल गुजारने के बाद वहीं पे वो वफात पा गए। हुंजा के जो राजा थे, जाहिर बात है नगर डिफीट हो गया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उस ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए वो फिर पीछे काश्मीर की तरफ निकल गए, सारी जिंदगी वो एक्साइल के अंदर वहीं कहीं मर गए। तो रेजिस्टेंस चलती रही। उसके बाद जब इस इलाके को जब ऑक्युपाई किया अंग्रेज ने, ऑक्युपाई करने के बाद बाकायदा तौर पे सुपर पावर ने इसको कश्मीर के साथ इस इलाके को अटैच किया, फिर फ्रंटियर इन्होंने चित्राल फतह किया, फिर जाके आपके दारुल तांगीर को सारा इलाका फतह हो गया। फतह होने के बाद उस दौर के अंदर हमारे जो इंडिपेंडेंट जो स्टेट थी पहले, जैसे हुंजा की स्टेट थी, नगर की थी, या जो रिमेनिंग इंडिपेंडेंट स्टेट थी, बल्तिस्तान चूंकि ऑक्युपाई हो चुका था, वो खत्म हो गई। उसके बाद खत्म होने के बाद ये कश्मीर स्टेट के अंदर इसको जम किया गया एक तरह से। सुपर पावर ने माना, इसकी बाउंड्रीज कमीशन बैठी, बाकायदा इसके ऊपर बड़ा वर्क किया उस जमाने की। सुपर पावर जाहिर बात है, हमेशा ये ज़हन में रखिएगा, कवानीन हमेशा वो लोग बनाते हैं जिनके पास इख्तियार होता है। जिस तरह आप लोग भी, हम भी, अभी ये जो स्ट्रगल चल रही है तो पावर के लिए ना, जाहिर बात है हम इंपावरमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। नवाबादियाती निजाम के खिलाफ ये एहसान साहब सारी जिंदगी जदोजहद करते रहे, सुल्तान साहब करते रहे, या कहीं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारे नाजिर साहब जदोजहद कर रहे हैं, या जितने भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लीडरान जदोजहद कर रहे हैं, तो एक नवाबादियाती निजाम के खिलाफ कर रहे हैं। तो उसके बाद ग्रेजुअली जब कश्मीर ने ये इलाका ऑक्युपाई किया तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हुंजा नगर को उन्होंने इंटरनल ऑटोनॉमी दी, अंदरूनी मामला खुद चलाते थे, एक्सटर्नल मामला फिर अंग्रेज चलाने लगे, जबकि जो हमारे जो राजे थे वो उनके ज़ेर कंट्रोल आ गए। वो आम से मालिया लेते थे, वो खुद फिर महाराजा को देते थे, महाराजा खराज अंग्रेज को देता था। 2-3 तरह की हुक्मरानी हमें नजर आती है, टॉप पे अंग्रेज नजर आता है, नीचे महाराजा नजर आता है, उसके नीचे हमारे मुकामी जो भी राजे थे वो नजर आते हैं। लेकिन उस दौर के अंदर भी हम देखते हैं कि हमारे लोगों ने वक्तन फौक्तन कोशिश की, किसी भी तरीके से लोगों ने जदोजहद करने की कोशिश की। अगर आप तारीख उठा के देखते हैं तो इवन की बाकी तो छोड़े, वो जिसने द रोल ऑफ ज्योग्राफी पे एक काम किया है कि वो राइटर उसका मर्जन से निकल गया, कोई पाकिस्तानी बंदा है, उसने भी कहा है कि उस दौर के अंदर भी इवन की बल्तिस्तान के अंदर भी रेजिस्टेंस होती रही, मुख्तलिफ औकात के अंदर हमारे लोगों ने रेजिस्टेंस करते रहे। ऐसा नहीं है कि ये रेजिस्टेंस पहली है। लेकिन अंग्रेजों के दौर के बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे एक नवाबादियाती किस्म का एक सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद
ہونے کے بعد لوگ اسٹرگل کرتے گئے. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا اس دور سے ہم دیکھتے ہیں تو سلطان صاحب ایگری کریں گے, ہماری جو انڈیپینڈنٹ ہم دنیا کے ممالک کے ساتھ صدیوں تک چین کے ساتھ جو ہمارے معاملات چلتے تھے, بادشاہ خود سے اپنی تعلقات چلاتے تھے, وہ ختم ہو گیا. سینٹرل ایشیا سے اس کو ریسٹرکٹ کیا. ہمارے یہ ٹریڈ روٹس کا جو ایک مطالبہ ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا, ہمارے تاریخی رستے تب سے بند کیے گئے, وہ رستے آج تک بند ہیں بدستور. یعنی ہماری کیا کہ انہوں نے دیگر دنیا کے ساتھ ہمارا جو کنیکشن تھا اس کنیکشن کو کٹ آف کیا. کٹ آف کرنے کے بعد کیا کیا, یہاں پہ ظاہری بات ہے جب تک آپ کی اپنی حکومت نہیں ہوتی ہے, آپ خود امپاور نہیں ہوتے ہیں, تو آپ کو پھر کوئی بھی چیز نہیں ملتی ہے. آپ کے اختیارات سیز کرنے لگے آپ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ سے. تب سے یہ کہیں کہ سلاکے کے اندر 1840 کے بعد غلامی کا جو ایک وہ ہے نا سایہ ہمارے ذہنوں کے اندر, سبجوگیشن تب سے شروع ہو گئی. وہ سلسلہ چلتا گیا. مختلف اوقات میں ہم نے دیکھا لوگوں نے ریزسٹنس کرتے رہے. بالآخر جا کے 1 نومبر کو اس کے اوپر ڈفرینٹ لوگوں کا گلگت بلتستان کے اندر ڈفرینٹ ورژن ہے, لیکن سب کانٹیننٹ کے اندر ہم نے دیکھا جب یہ پہلی جنگ عظیم ہو گئی اس کے اندر انڈین سب کانٹیننٹ کے یہاں کے فوجوں نے بڑی شرکت کی, لوگوں نے شرکت کی. دوسری جنگ عظیم کے دوران یہ طے ہو گیا باقاعدہ آپ ہمارے ساتھ دے دیں گے تو ہم آپ کو آزادی دے دیں گے. اس جنگ کے اندر تاجراشی طور پہ اتنا کلاش ہو گیا کہ سمندر پار اپنی کالونیوں پہ ان کو پھر کنٹرول رکھنا مشکل ہو گیا تھا. پھر وہ 3 جون 1947 کا مشہور منصوبہ آ جاتا ہے, اس کے تحت انڈیا پاکستان کو تقسیم کرتے ہیں, جبکہ جو پرنسلی اسٹیٹس کے جو کنگ تھے ان کو اختیار تھا کہ اس کو ہم دیکھتے ہیں اس ڈاکیومنٹ کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا, دستاویز میرے پاس موجود ہے کہ بھئی راجے کے پاس اختیار تھا جیسا ہری سنگھ ہے کشمیر اسٹیٹ کے پاس, وہ چاہے تو کسی ایک ریاست کے ساتھ الحاق کرے, اگر وہ نہیں چاہتا تو انڈیپینڈنٹ بھی رہ سکتا تھا. پھر اس نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹس کیے, پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا تھا. پھر انہوں نے دیکھا تو وہ ظاہر بات ہے یہ علاقہ ان کے ہاتھ نہیں لگنا تھا. تو پھر آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے 22 اکتوبر کے اندر کشمیر کے اندر حملہ ہو جاتا ہے. جب کشمیر اسٹیٹ کے اوپر مہاراجا کی یہاں سے قبائلی حملہ کرتے ہیں تو اس کے بعد مہاراجا کے پاس کیا آپشن تھا, 8000 اس کی تو کل آرمی تھی, چھوٹی سی تھی, چونکہ اس کی ریاست کی انٹرنلی تھوڑی سی اس کی فوج تھی, ایکسٹرنلی اس کی جو ڈیفنس کی گارنٹی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ تھی انگریزوں کے پاس. تو اس کے بعد وہ چھوٹی فوج مقابلہ نہیں کر سکی, تو مہاراجا جو ہری سنگھ تھے وہ باقی انڈیا کے پاس چلے گئے. تو نہرو ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل تھا, نہ صرف بڑا پولیٹیشین تھا, تو انہوں نے اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کے وہ مشہور جو دستاویز ہے جس کو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھے اس کو انہوں نے وہاں پہ ان کے ساتھ الحاق کیا. اب وہ الحاق کیا تو مزے کی بات یہ ہے کہ 22 تاریخ کو حملہ ہوتا ہے, 24 کو راتوں رات آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت وجود میں آتی ہے. آزاد کشمیر کی اس کو ایک اٹانومس اسٹیٹ کے طور پہ یہ ریکگنائز کرتے ہیں. اور ہمارے لوگ 1 نومبر 1947 کو یہاں پہ جو وہ تھا گنسارا سنگھ تھا اس کے خلاف گلگت کے اندر لوگ ریزسٹ کرتے ہیں. تو بعض لوگ مطلب ایک چیز یہ بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے نا, لوگ کہتے ہیں نا کلاڈیو ڈنڈو سے مارا کہ یہ بکواس جھوٹ ہے, ڈنڈو سے نہیں مارا ہے. بونجی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مہاراجا کی فوج کی اسلحہ لیا تھا. یہ بھی غلط تاریخ لینے کی وجہ سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں باہر, کوئی ڈنڈو شنڈو والی کہانی نہیں ہے ادھر, تو کوئی ریزسٹنس بھی نہیں ہوگی, کو بھی مارا اس نے. پھر اس کو گرفتار کیا گیا, بعد میں قیدیوں کے تبادلے میں اس کو ہری سنگھ کو اس کو کیا کہ گنسارا سنگھ کو وہ ہندوستان کے حوالہ کیا. لیکن بونجی کے اندر جو ہتھیار تھے وہ ہتھیار لوگوں نے اٹھایا, گریب کیا. اس کے بعد مطلب یہاں پہ مطلب مہاراجا کی کوئی بڑی فوج نہیں تھی, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ کتنے ہتھیار اسے کیسے آپ لوگوں نے لیا, کیونکہ وہ ان کی ڈیفنس کی ذمہ داری انگریز کی تھی, تو اس کی فوج بڑی نہیں تھی, چھوٹی سی فوج تھی. تو کشمیر کے اندر آلریڈی اس کی جتنی فوج تھی تو ادھر لگی تھی. یہاں پہ جو لوگ تھے گلگت سپورٹ کے انہوں نے ریبیلین کیا تھا, تو مطلب ایک طرح سے گراؤنڈ بالکل خالی تھا. تو اس وجہ سے ہمارے لوگ کامیاب ہو گئے اس کے اندر. اب جیسی تیسی آزادی ان لوگوں نے حاصل کی. ہوتا یہ ہے انٹرنیشنل لا کے اندر, میں ایک مزے کی بات بتا دیتا ہوں نا, مطلب ہمارے لوگ عجیب عجیب نیریٹیوز لے کے آتے ہیں یہاں پہ لوگ. بعض لوگ ہوا یہ کہ اس جب آپ آزادی کا اعلان کرتے ہیں تو 1 نومبر کو 1947 کو گلگت میں جب آزادی کا اعلان کیا گیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ دنیا کی اس زمانے میں اقوام متحدہ آلریڈی موجود تھا, 1945 میں موجود تھا. اگر دنیا کی کوئی ریاست ایون پاکستان کی آپ کی اس آزادی کو تسلیم کرتی تو آج ہماری پوزیشن ڈفرنٹ ہوئی. تو آزادی کسی نے تسلیم نہیں کیا, نہ ہماری اس زمانے کی جو آپ کی 16 دنوں کی جو عبوری حکومت تھی اس کو بھی کسی نے تسلیم نہیں کیا. جب اس کو تسلیم نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ بالکل ہی مطلب کچھ پتہ ہی نہیں چلا. مین وائل یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے اس کا برون صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کرنل کو آگے حسن خان کو آگے بھیجنے کے بعد پیچھے سے اس نے وہ تاریخی سازش کی. کرنے کے بعد ظاہری بات ہے آلریڈی سب انگریزوں کے مفادات تھے اس فرنٹیئر علاقے کے اندر, ان کی دلچسپی تھی.
इन्होंने उसके अंदर जो KPK के अंदर जो अंग्रेज बैठा हुआ था